हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका नाम है इवैल्यूएशन। देखिए, इस टॉपिक से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, इस वीडियो के एंड में आप ये जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से एग्जामिनेशन में बनते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन को जानने के पहले दो तीन टर्मिनोलॉजी आप जान लीजिए। देखिए, इंग्लिश पेडागोजी में सिर्फ टर्मिनोलॉजी का खेल है। अगर आप शब्दों को समझ गए तो आप उत्तर तक पहुंच जाओगे। तो दो तीन शब्द आप समझिए, आप एक अंतर समझिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखिए, मेजरमेंट को हिंदी में कहते हैं मापन, यानी कि मापना। अब क्या मापते हैं? देखिए, आप वेट को माप सकते हैं, है ना। बेसिकली इसमें क्वांटिटी में आप मापते हैं किसी भी चीज को। यह बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है। इसमें आप क्वांटिटी वाइज किसी भी चीज को मापते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट है क्लास के अंदर, मैंने उससे पूछा व्हाट इज योर लेंथ, यानी कि तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारी लंबाई क्या है बताइए। उसने कहा कि सर 6 फीट, है ना। तो 6 फीट ये क्या हो गया? ये एक क्वांटिटी है। मैंने कहा तुम्हारा वजन कितना है, सर 50 केजी या सर 60 केजी। तो ये 50 और 60 केजी क्या है? ये वेट है, ये एक क्वांटिटी है जो हम मेजरमेंट के थ्रू मापते हैं। यानी कि मेजरमेंट के थ्रू हम कोई सी भी चीज का वेट माप सकते हैं, क्वांटिटी वाइज हम माप सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है। पहले यानी कि जब ये नया कॉन्सेप्ट नहीं आया था असेसमेंट और इवैल्यूएशन का, तब उस टाइम पर पहले बच्चों को मापने के लिए यानी कि इसी मेथड का यूज करते थे, बच्चे को इवेल्युएट करने के लिए, या फिर मैं एक अच्छा टर्म इसके लिए यूज करूंगा कि बच्चों को जज करने के लिए सिर्फ मेजरमेंट का प्रयोग करते थे। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है, आजकल इस मेथड के थ्रू बच्चों का मापन नहीं होता है। अब कुछ नए टर्म्स आ गए, जैसे कि हम एक टर्म देखेंगे असेसमेंट। असेसमेंट मतलब क्या होता है? यह होता है आपका आकलन। असेसमेंट को हिंदी में कहते हैं आकलन। सर यह आकलन कैसे होता है? देखिए, आकलन होता है आपका ड्यूरिंग द क्लास। क्लास चल रही है, क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ड्यूरिंग द क्लास अगर बच्चों को कुछ डाउट आते हैं तो बच्चे टीचर से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, है ना। जो बच्चे हैं वो क्लास के दौरान टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं। टीचर को अगर लग रहा है कि बच्चे को किसी टॉपिक में समस्या आ रही है तो टीचर उसे ड्यूरिंग द क्लास ही अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। टीचर ये जान भी सकता है कि जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। यानी कि ऐसा तो नहीं कि टीचर से पढ़ाया जा रहा है और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बीच बीच में क्लास के दौरान बच्चों से प्रश्न भी कर सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो बेसिकली जो असेसमेंट होता है, ये असेसमेंट एक प्रोसीजर है, जबकि इवैल्यूएशन एक प्रोडक्ट है। सर समझ में नहीं आया? सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं कह रहा हूं कि जो असेसमेंट की प्रोसीजर होती है, असेसमेंट मतलब होता है आकलन। यानी कि पढ़ाते पढ़ाते आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते आप ये माप रहे हैं, आप ये पता लगा रहे हैं कि बच्चे जो है उनको आपके द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, असेसमेंट डेली बेसिस पर भी हो सकता है। असेसमेंट जो भी आपका सेशन चल रहा है उसके दौरान, जितने भी क्लासेस आप लेते हैं उसके दौरान आप बच्चों को असेस करते हैं। तो असेस में आप बच्चे को मार्क्स नहीं देते, बल्कि आप रिव्यू देते हैं, यानी कि आप फीडबैक देते हैं असेसमेंट में। तो जो सीखने और सिखाने की पूरी प्रोसेस होती है वो आपकी असेसमेंट में होती है। फिर एक ब्रॉड टर्म आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का हिंदी मतलब होता है मूल्यांकन। देखिए, यहां पर आप जजमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से बच्चे को मेजर करते हैं, यानी कि इसमें आप बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं। और इवैल्यूएशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसीजर है। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि यह सतत चलती रहती है। इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द टॉपिक या फिर एट द एंड ऑफ द सेशन नहीं होता है, ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसीजर है। तो आई होप आपको ये तीन टर्म समझ में आ गए होंगे। मेजरमेंट मतलब मापना, असेसमेंट मतलब आकलन, और इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। ये यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। इट इज वेरी नैरो कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट इज ब्रॉडर देन मेजरमेंट। तो मेजरमेंट से बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका असेसमेंट, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन इज ब्रॉडर अमंग द थ्री, यानी कि इन दोनों से बड़ा ये तीसरा हो जाएगा आपका इवैल्यूएशन। तो सबसे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है इवैल्यूएशन। अब देखिए, ये डेफिनेशन देखिए आप, इवैल्यूएशन इज इक्वल टू मेजरमेंट प्लस जजमेंट, है ना। ये जो आप देख पा रहे होंगे, मेजरमेंट प्लस जजमेंट होता है आपका इवैल्यूएशन।
ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आप मेजर तो करते हो लेकिन साथ ही साथ आप जज करते हो। जज करने के बाद में आप बच्चों को ग्रेड देते हो। आप ये देखते हो कि जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल होना था वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ या नहीं हुआ। तो ये सब आप इवैल्यूएशन के दौरान चेक करते हो। अब देखिए, मेजरमेंट टेल्स क्वांटिटी एंड इवैल्यूएशन रेफर्स टू क्वालिटी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट के अंदर हम प्रॉपर तरीके से बच्चों को एक क्वांटिटी के रूप में मापते हैं, यानी कि हम बच्चों को इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वजन का पता लगाते हैं, या फिर मैं कह दूं कि बच्चों को हम मार्क देते हैं, है ना, मार्क्स वगैरह सब देते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, तो इवैल्यूएशन में हम क्वालिटी वाइज बच्चे को जज करते हैं। मेजरमेंट टेल्स हाउ मच, यानी कि कितना, और इवैल्यूएशन टेल्स व्हाट वैल्यू और वर्थ दैट हाउ मच इच। तो ये आपको इन दोनों के बीच में एक अंतर जो है ये ध्यान रखना है। ये आपसे एग्जाम में टर्मिनोलॉजी पूछी जा सकती है, यहां पर आपका और क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो देखिए, असेसमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसीजर, यानी कि ड्यूरिंग द क्लास ये चलता रहता है असेसमेंट। भाई बच्चे को कुछ भी डाउट आया, बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना, आपका पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये फीडबैक भी बच्चे आपको दे सकते हैं। किस चीज में? ड्यूरिंग द असेसमेंट, है ना। इसमें आपको क्वालिटी इंप्रूव करना रहता है बच्चे की, यानी कि जब भी आप बच्चे को असेस कर रहे हो तो आपका मेन गोल क्या है, आपका टारगेट ये है कि बच्चा जो है उसकी जो अभी वर्तमान में क्वालिटी है उसको वो इंप्रूव कर पाए। यानी कि अगर मान लीजिए क्लास में कोई प्रश्न बच्चा ड्यूरिंग द सेशन गलत कर देता है तो टीचर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस बच्चे को सही आंसर वहां पर प्रोवाइड करवा पाए, ताकि वो बच्चा फाइनल एग्जाम में वो प्रश्न गलत नहीं करे। तो बच्चे का यहां पर क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ बच्चे का। तो पूरा हॉलिस्टिक यहां पर इंप्रूवमेंट होता है बच्चे का असेसमेंट के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स क्लोजर्स, जज क्वालिटी। इसके अंदर इवैल्यूएशन के अंदर बच्चों को जज किया जाता है, बच्चों को ग्रेड दी जाती है, ये देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, इवैल्यूएशन में बच्चे का इंप्रूवमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए, फाइनल एग्जाम जो होती है उसके बाद ही तो इवैल्यूएशन होगा ना। यानी कि जो इवैल्यूएटर है वो ये चाहते हैं कि अब बच्चे ने जो भी साल भर में पूरा काम किया है, यानी कि जो भी बच्चा सीखा है उसको अब हम इवैल्यूएट करेंगे। तो फाइनली जो इवैल्यूएशन होता है उसमें बच्चे का इवैल्यूएशन किया जाता है, यानी कि बच्चे को जज किया जाता है, बच्चे को बताया जाता है कि तुम्हारा ये रिजल्ट रहा। जबकि असेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। असेसमेंट में टीचर का उद्देश्य बच्चों को जज करना नहीं है, बल्कि बच्चों का इंप्रूवमेंट करना है, ताकि बच्चे आगे जाकर फाइनल एग्जाम में वो गलती ना करें। फिर अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट आपका इंडिविजुअल होता है। असेसमेंट में ग्रेड नहीं दी जाती है, बल्कि असेसमेंट में फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, है ना। और असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। सर प्रोसेस ओरिएंटेड मतलब क्या, कि ये पूरी की पूरी प्रोसीजर ही तो चल रही है ना। जो टीचिंग लर्निंग की आपकी जो पूरी की पूरी प्रोसीजर है, तो ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस चल रही है। और जब आप फाइनली पढ़ाकर एक प्रोडक्ट लेकर आ जाओगे तो वो होगा आपका इवैल्यूएशन, है ना। तो इवैल्यूएशन आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जबकि असेसमेंट आपका प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है। तो ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं। इवैल्यूएशन में बच्चे को ग्रेड दी जाती है, बच्चे को शॉर्टफॉल्स बताए जाते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट के बीच में ये अंतर है। इन शब्दों का बस खेल है, ये शब्द एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछ लिए जाएंगे। द पर्पस ऑफ असेसमेंट इज इंक्रीज क्वालिटी। ये एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। भाई एक व्यक्ति है, वो अपने गमले को डेली, यानी कि पौधे को, गमले में लगे हुए पौधे को डेली वो पानी देता है। तो वो क्या कर रहा है, उस पौधे को वो इंक्रीज करना चाह रहा है, डेली बेसिस पर वो उसको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि वो चाहता है कि ये पौधा बड़ा होकर एक अच्छा सा क्या बन जाए, एक पेड़ बन जाए, या फिर एक अच्छा सा मतलब पूरे इसके जो लीव्स है, इसके फ्लावर्स है, सब कुछ डेवलप्ड हो जाए। लेकिन इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो 1 महीने पौधे को पानी देने के बाद में जब वो व्यक्ति उस पौधे को इवैल्यूएट करता है तो वो जज करता है कि यार मैंने तो पानी ठीक से दिया था, लेकिन इसकी पत्तियां छोटी रह गई, है ना, फूल ठीक से नहीं खिल पाए। तो वहां पर बस वो उसको जज कर रहा है, जबकि असेसमेंट में वो उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है उसकी क्वालिटी को डे टू डे। अब आप समझिए मेजरमेंट। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि मेजरमेंट में आप क्या करते हैं, आप साइज का कंपेयर कर सकते हैं किसी का, है ना, मेट्रिक यूनिट फॉर लेंथ,
कैपेसिटी, वेट, टेम्परेचर, तो इन सभी का होता है मेजरमेंट। भाई बच्चे को मेजर आप कैसे करोगे? बच्चे का कभी भी मेजरमेंट नहीं होता है। बच्चे को आप इवेल्युएट कर सकते हो या फिर बच्चे को आप असेस कर सकते हो। मेजरमेंट तो थिंग्स का होता है, चीजों का होता है। भाई आप मार्केट में गए, मार्केट में आपको साड़ी पसंद नहीं आई, तो आप कह दोगे कि भैया ये 1000 रुपए की साड़ी नहीं है, ये सिर्फ 500 रुपए की साड़ी है, आप गलत इसका रेट लगा रहे हो। तो आपने क्या कर लिया? साड़ी को प्राइस वाइज मेजर कर लिया। आपने कह दिया कि ये 500 रुपए की साड़ी है, 1000 की आप गलत लगा रहे हो। तो ये होता है मेजरमेंट। जबकि बच्चे को आप इवेल्युएट करोगे, तो ये आपको अंतर करना है इन टर्म में। देखिए असेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? Assessment is a process of gaining information about the learning of the students and making value judgment on their learning process. It includes a qualitative as well as quantitative description of the learning process of the student. तो ये आपको ध्यान रखना है असेसमेंट के बारे में। देखिए आकलन एक बहुत ही बड़ा टर्म है, ये मेजरमेंट से बड़ा होता है लेकिन इवेल्यूएशन से छोटा होता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं। तो जनरली तो असेसमेंट आपके दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव टाइप और एक होता है समेटिव टाइप। लेकिन ये जो डायग्नोस्टिक है ये फॉर्मेटिव का ही एक सब पार्ट है। डायग्नोस्टिक क्या होता है सबसे पहले समझिए। देखिए डायग्नोस्टिक में बच्चे की जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को टीचर डायग्नोस करता है, यानी कि उस प्रॉब्लम को टीचर पहले समझता है ना, और फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता है। तो सॉल्यूशन आपका हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। और लास्ट में पूरा समराइज करके बच्चों को जब टीचर जज कर रहा है क्लास के दौरान, तो उसे हम कहेंगे समेटिव असेसमेंट। पढ़िए यहां पर क्या लिखा हुआ है। डायग्नोस्टिक में है आपका प्रिपेयरिंग, फिर फॉर्मेटिव में है आपका इंप्रूविंग और समेटिव में है आपका जजिंग। तो ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन, यानी कि कोई सा भी प्रोजेक्ट अगर बच्चा बना रहा है ना, तो प्रिपरेशन के दौरान अगर टीचर को ये लग रहा है कि बच्चा चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहा है, तो वो बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस करेगा टीचर, उसे हम कहेंगे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक, और जब टीचर बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि इस प्रोजेक्ट को ऐसे करना है, तो ये हो गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। और एट द एंड ऑफ द डे या फिर उस असेसमेंट को कंप्लीट करने के बाद में फाइनली जो टीचर उसको बच्चे को जज करेगा कि उसने असेसमेंट कंप्लीट ठीक से किया है या नहीं किया है, वो हो गया आपका समेटिव असेसमेंट। देखिए डायग्नोस्टिक में लिखा है प्रोवाइड्स एन इंडिकेटर लर्नर्स एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज। भाई बच्चे को पहले से कितना नॉलेज है, क्या उसका नॉलेज रॉन्ग तो नहीं है, यानी कि उसे सही नॉलेज है या नहीं है, तो उस चीज को भी टीचर डायग्नोस करता है। टीचर ये चाहता है कि बच्चा जो है वो खुद से सीखे, सेल्फ रेगुलेट हो बच्चा, ठीक है ना। आइडेंटिफाई पॉसिबल लर्निंग सपोर्ट नीड्स, है ना, बच्चे को जितनी भी नीड्स हो सकती है वो पूरी की पूरी फुलफिल करता है टीचर। फॉर्मेटिव की अगर मैं बात करूं तो ये फीडबैक प्रोवाइड करवाता है ना, टाइमली फीडबैक फॉरवर्ड प्रोवाइड्स लर्नर्स विथ इंटेंट टू हैव एन इंपैक्ट ऑन करंट लर्निंग एंड अल्टीमेटली टू बी कनेक्टेड टू द इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव। और फाइनली समेटिव तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें सर्टिफिकेशन पर्पस से टीचर जो है वो जज करता है और फाइनली वो एक कमेंट देता है बच्चों को कि ये प्रोजेक्ट आपका कैसा है, ये सही किया है तुमने या फिर गलत किया है। इन टर्म्स को थोड़ा और ब्रॉडर वे में समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए एक होता है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक होता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सर ये क्या होता है? देखिए सबसे पहले आप ये समझिए असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग को अगर मैं हिंदी मतलब इसका बताऊं तो वो होगा अधिगम के लिए आकलन, है ना। यानी कि अधिगम मतलब वही अपना लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए आकलन या फिर अधिगम के लिए आकलन। इसमें क्या होता है, तो ये आपका जो अभी हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट देखा था सेम एज इट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसा ही है, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के दौरान बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है टीचर के द्वारा। ये होती है एक पूरी की पूरी प्रोसीजर, यानी कि ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ना कि ऑब्जेक्ट या फिर गोल ओरिएंटेड। सर ऑब्जेक्ट या गोल ओरिएंटेड क्या होता है? देखिए ऑब्जेक्ट या गोल ओरिएंटेड तो आपका समेटिव असेसमेंट होगा, है ना, कि फाइनल गोल पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। जब गोल अगर पूरा हो गया, प्रोडक्ट आपका फाइनली बन गया, तब जाकर आप बच्चे को जज करोगे। लेकिन जब भी प्रोसेस ओरिएंटेड की बात होती है तो वहां पर आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग देखने के लिए मिलता है। इसमें लिखा हुआ है इट इनेबल्स टीचर टू यूज
information about students' knowledge, understanding and skills to inform their teaching. Teachers provide feedback to students about their learning and how to improve. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। देखिए असेसमेंट एज लर्निंग की जहां पर भी बात होती है तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें बच्चे का रोल ज्यादा होता है, यानी कि स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है, इसमें टीचर का रोल ना के बराबर होता है। बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया है टीचर को। सर ये क्या होता है? देखिए बच्चा जब खुद से सीखता है उसे कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। इसे हिंदी में कहते हैं अधिगम के रूप में आकलन। यानी कि बच्चे जो है वो खुद का आकलन करते हैं इसमें कि हमें सीखा या नहीं सीखा है। सर एग्जांपल से समझाइए। जैसे कि एग्जांपल आप समझिए, मैथ्स की क्लास चल रही है, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन दिया गया है 5 बच्चों को। अब 5 में से 3 बच्चे मेंसुरेशन के उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देते हैं, एक बच्चा उस क्वेश्चन को सोल्व तो कर देता है लेकिन वो काफी लेट सोल्व करता है, और 5वां बच्चा उस प्रश्न को सोल्व कर ही नहीं पाता है। अब जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो इस परिस्थिति में जो 5 बच्चे हैं वो एक दूसरे से अपना कंपैरिजन करते हैं और वो ये सीखते हैं कि कहां पर कमी रह गई है। चौथा बच्चा ये देखेगा कि यार मैंने सही तो किया लेकिन कहां पर मेरी कमी हो गई है, यानी कि वो खुद को इवेल्युएट करेगा, खुद का वो आकलन करेगा, और आकलन करने के बाद में उन जो 3 बच्चों ने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था उनसे वो पूछ सकता है, उनसे वो सीख सकता है। तो यानी कि छात्र इसमें खुद से सीख सकता है, अपने ग्रुप से छात्र इसमें सीखता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करूं लास्ट वाले बच्चे की तो वो भी इसमें सीखता है। अपने ऊपर के जो 4 बच्चे हैं उसका प्रश्न क्यों गलत हुआ तो ये उसे खुद से सीखने के लिए मिलता है। जब वो उन 4 बच्चों को देखता है तो उनसे सीखता है। तो इसमें टीचर का रोल बहुत कम रहता है। हाँ, लेकिन अगर उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कोई कॉन्सेप्ट तो फिर जाकर टीचर की मदद इसके अंदर ली जाती है। लास्ट आता है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये क्या होता है? देखिए इसका हिंदी मतलब होता है अधिगम का आकलन। ये पूरा का पूरा आपका समेटिव असेसमेंट के जैसा ही है, यानी कि मैं कह दूं कि समेटिव असेसमेंट का हिस्सा ही है ये। इसमें बेसिकली जजमेंट दिया जाता है ना। तो असिस्ट टीचर्स टू यूज एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग टू असेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट अगेंस्ट लर्निंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग की। इसका हिंदी मतलब होता है अधिगम के लिए आकलन। यह आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के जैसा ही होता है। इसके अंदर इंप्रूवमेंट की बात की जाती है। यह ड्यूरिंग टीचिंग होता है ना। यह भी आपको डिफरेंस करना है भाई। जो आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग है यह ड्यूरिंग टीचिंग होता है, जबकि आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग है यह फाइनल प्रोडक्ट जब आपका होता है तब ये होता है। तो ये आपको दोनों के अंदर डिफरेंस करना है। जैसे कि ये फॉर्मेटिव की अगर मैं बात करूं तो ये ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, यानी कि जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। तो ड्यूरिंग टीचिंग ये होता है, या फिर मैं कहूं कि ड्यूरिंग लर्निंग जब बच्चा कुछ सीखता है उस समय पर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। बिफोर लर्निंग होगा आपका डायग्नोस्टिक, ड्यूरिंग लर्निंग होगा आपका फॉर्मेटिव, और लास्ट में जो आपका समेटिव है वो होगा आपका आफ्टर लर्निंग, यानी कि सीखने के बाद। तो ये अंतर आप कर पा रहे होंगे। तो हम बेसिकली बात कर रहे थे असेसमेंट फॉर लर्निंग की। तो इसमें टीचर का उद्देश्य ही यह रहता है कि बच्चे को इंप्रूव करना है। तो टीचर इसमें बच्चे को मॉनिटर भी करता है, बच्चे को ऑब्जर्व करता है, बच्चे के डाटा को वो कलेक्ट करता है, और फाइनली वो बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना। अब फीडबैक देता है, वो बच्चे को गाइडेंस देता है। तो ये सारी की सारी प्रोसीजर होती है आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग में। फिर अगर मैं बात करूं असेसमेंट एज लर्निंग की तो ये तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि अधिगम के रूप में सीखना, यानी कि जो बच्चा होता है आपका, सॉरी अधिगम के रूप में आकलन, यानी कि जो बच्चा होता है आपका उसका रोल इसमें ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स ऑन मॉनिटर देयर ऑन प्रोग्रेस, है ना। पीयर ग्रुप लर्निंग इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है असेसमेंट एज लर्निंग का। फिर आते हैं हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो इसमें सबको इन्वॉल्व किया जाएगा, यानी कि बच्चे के पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, बच्चे को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, टीचर्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है ना। स्किल डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ ये फाइनल जब प्रोडक्ट निकलता है भाई, इसमें ऑल राउंड चीजें देखते हैं कि बच्चे ने साल भर में जो भी किया है उन सारी की सारी चीजों को इवेल्युएट करना है कि बच्चे का स्किल डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, बच्चा मोरली कैसा है, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, है ना। जब आप देखते होंगे, आप जब भी आपका रिपोर्ट कार्ड आता है फाइनल एग्जाम के बाद में तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है ना। उसमें पूरा चार्ट बना रहता है, उसमें लिखा होता है बच्चा खेलकूद में कैसा है, बच्चा व्यवहार में कैसा है ना, बच्चे का रिजल्ट कैसा रहा। तो ये सब कुछ
कुछ उसमें लिखा रहता है, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि ये आपका आफ्टर लर्निंग वाला प्रोडक्ट है, जिसे आप समेटिव असेसमेंट भी कह सकते हो या फिर इसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप डिफरेंस कर पाओगे फॉर्मेटिव और समेटिव के अंदर। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इन्हीं से बस एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो फॉर्मेटिव का उद्देश्य होता है हेल्प स्टूडेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस, जबकि समेटिव होता है ये असेस स्टूडेंट परफॉर्मेशन, यानी कि स्टूडेंट की परफॉर्मेशन को ये उसका आकलन करता है। फॉर्मेटिव कब होता है? व्हेन, तो थ्रू आउट द कोर्स, पूरा कोर्स आपका जब चल रहा है, ये क्लास में भी होता है, यानी कि डेली बेसिस पर क्लास में होता है। अगर हम बात करें तो आपका मंथली बेसिस पर भी ये होता है। ये आपका पूरा जो आपका ड्यूरेशन होता है, मान लीजिए आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं, तो पूरी 10वीं क्लास को आप जब तक पास नहीं कर लेते तब तक आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता रहता है। वाई, यानी कि क्यों होता है? तो बेसिकली इट आइडेंटिफाई गैप्स एंड इंप्रूव लर्निंग। भाई ये देखेगा कहां पर गैप आ रहा है और बच्चे की लर्निंग को, बच्चे को इंप्रूवमेंट करने के लिए बेसिकली ये किया जाता है। हाउ मतलब कैसे? तो वाया अप्रोचेस, अलग अलग अप्रोच जो है कि टीचर यहां पर लगाता है, दैट सपोर्ट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नीड। तो बच्चे को जिस भी चीज की जरूरत है टीचर यहां पर प्रोवाइड करवाता है। बच्चे को ऑब्जर्व भी कर लेगा, बच्चे को मॉनिटर भी कर लेगा, बच्चे को फीडबैक भी प्रोवाइड करवा देगा, बच्चे का डाटा भी कलेक्ट कर लेगा, बच्चे से क्वेश्चन आंसर भी पूछ लेगा। तो ये सारी प्रोसीजर यहां पर हो जाती है। जबकि अगर हम समेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये कब होता है? तो एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। क्यों होता है? तो कलेक्ट एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स नॉलेज, स्किल्स, प्रोफिशिएंसी, सब के बारे में यहां पर डाटा कलेक्ट होता है। हाउ मतलब कैसे? तो वाया एग्जिट लर्निंग प्रोडक्ट और ए कम्युलेटिव असेसमेंट। ये आप आगे समझेंगे, अभी आगे और आने वाला है। अब देखिए टूल्स और टेक्निक्स, ये भी एक पूरा का पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसमें बस शब्दों का खेल है, ध्यान से सुनना। जब भी आप बच्चे को इवेल्युएट करते हो तो कुछ टूल्स और टेक्निक का प्रयोग आपको करना होता है। देखिए टूल्स एक नेरो टर्म है, या फिर मैं कह दूं कि टूल्स जो है इनका प्रयोग होता है किसी भी टेक्निक को लागू करने में। तो यह आपको ध्यान रखना है कि टेक्निक्स लगाने में टूल की ही जरूरत होती है, हर टेक्निक में आपको टूल की जरूरत पड़ेगी। तो टेक्निक यहां पर ब्रॉडर टर्म है, जबकि टूल आपका नैरो टर्म है। सर एग्जांपल से समझाइए। देखिए एग्जांपल समझिए, पहली टेक्निक है आपकी ऑब्जर्वेशन। तो जब भी आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हो, भाई क्लास के दौरान क्या होता है, पूरे के पूरे स्कूल के दौरान जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं वो उन्हें ऑब्जर्व ही करते हैं। कैसे? कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चे के संस्कार कैसे हैं, बच्चा खेलकूद में कैसा है, दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, टीचर की रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब ऑब्जर्व करता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक का जब टीचर प्रयोग करता है बच्चे को इवेल्युएट करने में, तो वो इन सारे टूल्स का प्रयोग कर सकता है। भाई वो बच्चे की चेकलिस्ट भी बना सकता है ना, पोर्टफोलियो तैयार करता है। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि बच्चा जो है उसने साल भर के अंदर जितने भी एक्टिविटीज उसने करी है तो उसे टीचर कलेक्ट करता है ना। बच्चे के पूरे साल का कलेक्शन होता है इसके अंदर, जो जो भी अच्छे काम बच्चे ने किए है ना, बच्चे ने कोई हरकत करी है तो उसको टीचर नोटिस करता है। तो इसे हम कहेंगे पोर्टफोलियो, यानी कि कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज। बच्चे की सारी एक्टिविटीज इसमें टीचर कलेक्ट करता है, तो इसका प्रयोग करके भी बच्चे को ऑब्जर्व कर सकता है। दूसरा है चेकलिस्ट। अब देखिए एक चेकलिस्ट टीचर बना सकता है जिसमें यस और नो में वो आंसर लिख सकता है। कैसे? जैसे टीचर लिख सकता है, क्या बच्चे अपने होमवर्क क्या बच्चे ने टाइम पर किया, तो यस। क्या बच्चा घर पर माता पिता की जो है कि रेस्पेक्ट करता है, तो यस। क्या बच्चा स्कूल में खेलकूद में पार्टिसिपेट करता है, तो मान लीजिए वो नहीं करता हो तो नो। तो इस तरीके से एक चेकलिस्ट बना सकता है। रेटिंग स्केल का प्रयोग करता है। भाई टीचर बच्चे को रेटिंग भी तो दे सकता है कि कितना अच्छा है वो, पढ़ाई में कितना अच्छा है, खेलकूद में कितना अच्छा है ना, मोरली उसका डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो ये सब में बच्चे का रेटिंग भी दे सकता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है? देखिए एनेक्डोटल का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज जो बच्चे के द्वारा की जाती है, यानी कि कोई सी भी ऐसी घटना उसको लिख के रखना, वो होता है आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड, है ना। रिटन फॉर्म में, यानी कि पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन ऑफ ए चाइल्ड, तो वहां पर आपका डिस्क्रिप्शन जो है कि बच्चे का लिखा रहेगा। मान लीजिए कोई ऐसी एक्टिविटीज हुई, बच्चों को टूर पर लेके गए, वहां पर उसका किसी से झगड़ा हो गया, तो वहां पर बच्चे ने कैसे रिएक्ट किया अपने दोस्त के साथ, यानी कि उसका रिएक्शन क्या था, क्या वो जल्दी गुस्सा हो गया था, क्या वो शांत स्वभाव का है। तो इस तरीके से कोई सी भी एक एक्टिविटीज जो रिटन फॉर्म में होती है उसे हम कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। रूब्रिक्स का प्रयोग कर लेते हैं। रूब्रिक्स सिंपली आप देखते हैं जो आपका स्कोर कार्ड आता है उसमें रूब्रिक्स बने हुए होते हैं।
शेड्यूल्स का प्रयोग होता है ना, क्वेश्चनर का प्रयोग होता है। तो ये सारे के सारे टूल्स है। तो अगर मैं बात करूं टेक्निक्स की, तो ऑब्जर्वेशन के अंदर तो चेकलिस्ट का प्रयोग हो जाता है, रेटिंग स्केल्स का प्रयोग कर सकते हैं टीचर्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। फिर असाइनमेंट के माध्यम से भी, ये भी एक टेक्निक है, असाइनमेंट एक टेक्निक है, जबकि पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ये सारे के सारे टूल्स है। तो आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे। ऑब्जर्वेशन, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, इंटरव्यू, डिबेट और टेस्ट, ये सारी की सारी टेक्निक्स है, जबकि क्वेश्चनर, शेड्यूल, रूब्रिक्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट और पोर्टफोलियो, ये सारे के सारे टूल्स है। अब देखिए, जैसे इसमें एक टेक्निक है आपकी इंटरव्यू। तो जब भी इंटरव्यू लेंगे बच्चे को इंटरव्यू के माध्यम से जब भी इवेल्युएट करेंगे टीचर, तो आप कौन से टूल का प्रयोग करोगे? शेड्यूल का। भाई इंटरव्यू दो तरीके से हो सकता है ना, या तो इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा, यानी कि पहले से ही क्वेश्चंस बना के रख लेंगे टीचर, या फिर हो सकता है इमीडिएट वहीं पर जो है कि हैंड टू हैंड टीचर क्वेश्चन बनाए। तो ये सारे के सारे टूल्स होते हैं, ये सारी के सारे टेक्निक्स होती है। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका डिफाइन एंड मीनिंग ऑफ इवेल्यूशन। तो ये तो बेसिकली इन्होंने सिंपल इवेल्यूशन की डेफिनेशन दे रखी है। इवेल्यूशन इन द एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ जजिंग एंड इफेक्टिवनेस और वर्थ ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंस थ्रू द केयरफुल अप्रेजल। इवेल्यूशन इज रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ समथिंग। द वैल्यू कैन बी न्यूमेरिकल और क्वालिटेटिव वैल्यू। भाई जब भी आप बच्चे को इवेल्युएट करते हैं, तो मान लीजिए आपने बच्चे को ग्रेड दी है ना, या फिर आपने बच्चे को नंबर्स दिए कि 100 में से बच्चे को 90 नंबर आए, 100 में से बच्चे के 95 परसेंटाइल बने, इतने बने, उतने बने, तो ये आप न्यूमेरिकली बच्चे को क्या कर रहे हो? आप इवेल्युएट कर रहे हो। देखिए, ये डेफिनेशन मैंने यहां पर इसलिए पुट की है क्योंकि आजकल एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको कुछ टर्म्स ध्यान रखने हैं। तो इसीलिए मैं इतना डिस्क्रिप्टेड वे में आपको ये टॉपिक समझा रहा हूं, है ना। इसीलिए मैंने स्क्रीन पर इतनी सारी चीजें लिखी हैं, ताकि एक एक टर्म आप समझ जाए और एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत ना करें। अब देखिए, इवैल्यूएशन के भी कुछ मेथड्स होती है, कुछ टूल्स होते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होता है, उसमें 3 चीजें आती है। पहला आपका रिटन टेस्ट, दूसरा आपका ओरल टेस्ट और तीसरा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, ऑब्जर्वेशन की, रेटिंग स्केल की, रिकॉर्ड की, तो ये सारे के सारे क्वालिटेटिव मेजर्स है, यानी कि इवैल्यूएशन के ये क्या है? टूल्स है, ये मेथड्स है, ये आपको ध्यान रखना है। एक होता है आपका डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ये क्या होता है? देखिए, डायग्नोस्टिक ये तो अप्रोच ही होती है। भाई हम किसी भी राइटर को पढ़ते हैं तो उसकी पहली अप्रोच क्या है? वो कहेगा कि बच्चे को टीचर जब पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के पहले बच्चे की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करना। बच्चा कोई भी काम कर रहा है, बच्चा कोई भी असाइनमेंट कर रहा है, बच्चे ने कोई भी प्रोजेक्ट लिया है, तो उससे कौन कौन सी कठिनाई हो सकती है, उस चीज को डायग्नोस करना हो जाता है आपका डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द ईच यूनिट ऑफ द टर्म टेस्ट। अब देखिए, मैंने जो अभी बताया आपको वो था डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, तो ये होता है आपका लेसन के एंड में। भाई एक यूनिट बच्चे को समझा दी, बच्चे को समझ में आई या नहीं आई, हम कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चे को अगर कोई सी भी हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, है ना, ये टेक्निक्स का हम प्रयोग करेंगे बच्चे को। अब जब बच्चा नहीं दे पा रहा है क्वेश्चंस का आंसर, है ना, बच्चा खुल के बता भी नहीं पा रहा है उसको क्या प्रॉब्लम है, तब जाकर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चे की उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करे और डायग्नोस करके फिर उसको क्या दे? रेमेडियल टीचिंग, यानी कि बच्चों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए, वो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चों को प्रोवाइड करवाए। तो ये होता है आपका डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। लिखा हुआ है द कॉजेस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस इन सम यूनिट आर डायग्नोस्ड यूजिंग ए डायग्नोस्टिक टेस्ट। बच्चे का टेस्ट लिया जा सकता है, उसके माध्यम से टीचर डायग्नोस कर सकता है कि कौन कौन से यूनिट में बच्चा कमजोर है, कौन कौन से यूनिट में बच्चे को सुधार की जरूरत है। भाई पूरा का पूरा एक मान लीजिए सब्जेक्ट पढ़ा दिया, एग्जाम्पल से इंग्लिश पढ़ा दिया। अब इंग्लिश में बच्चे जो है वो नरेशन, वॉइस, है ना, आपके जो है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनके क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो टेंस हो गया आपका, है ना, और भी जो दूसरा आपके टॉपिक होते हैं, वन वर्ड हो गए आपके, ये सारे बच्चे अच्छे से सॉल्व कर रहा है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन से यूनिट में बच्चा कमजोर है, उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करना और उसका सॉल्यूशन देना। रेमेडियल टीचिंग इज आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर्स एंड प्रोवाइड देम विद द नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस। फिर आ जाता है आपका सीसीई। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। सीसीई का मतलब होता है आपका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना, ये इसका हिंदी मतलब होता है। अब देखिए क्या होता है ये। भाई पहले क्या था कि बच्चे का इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द सेशन,
यानी कि पूरा साल खत्म हो गया, उसके बाद में बच्चे का इवैल्यूएशन होता है। लेकिन 1986 में हमारे देश में एक नई शिक्षा नीति आई थी। उस शिक्षा नीति में पहली बार बात की गई कि बच्चे का इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि बच्चे को सिर्फ आप एक सेशन के एंड में जज नहीं कर सकते, बच्चों को आप सिर्फ उसके नंबर के बेसिस पर जज नहीं कर सकते। भाई बच्चे की सारी क्वालिटीज आपको देखना पड़ेगी, बच्चा को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है, बच्चा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसा है। तो इन सबको जज करने के लिए एक इवैल्यूएशन टेक्निक बनाई गई जिसको सीसी नाम दिया गया। तो 1986 में यह कॉन्सेप्ट आया था, इसे लागू नहीं किया था। 1986 में पहली बार इसकी बात की गई थी, लेकिन फाइनली 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है भारत के अंदर, यह आया था 2009 में। तो 2009 में आरटीई के साथ ही आपका सीसी जो है इसको लागू कर दिया गया और पहली बार सीबीएसई स्कूल में सीसी लागू हुआ था। आपसे डेट भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था इंडिया के अंदर और 1 अप्रैल 2010 को ही सीसी भारत के अंदर लागू हो गया। कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आपको यह ध्यान रख सकते हैं कि जो आरटीई एक्ट है इसके अंदर टोटल 38 सेक्शंस है और ये जो आपका सीसी का कॉन्सेप्ट दे रखा है ये आपका सेक्शन 29 फर्स्ट में दे रखा है। 29 फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, continuous and comprehensive evaluation, commonly known as CCE, has been introduced as a school-based system of evaluation by the CBSE in 2009 with the enactment of RTE. The main objective of CCE is to lay emphasis on the tough process of de-emphasize memorization as a CCE includes all aspect of the student's development. तो इसमें बच्चे के all aspect को देखा जाता है। all aspect कौन कौन से? देखिए, CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है और कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या होता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉन्टिन्यूअस तो जो मैंने अभी ठीक आपको इस वीडियो में पहले समझाया कि जब भी आप बच्चे का फॉर्मेटिव तरीके से इवैल्यूएशन करते हैं, जब भी आप समेटिव तरीके से बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं, तो वो होता है आपका एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आप ड्यूरिंग द क्लास ही तो करते हैं। भाई प्रोसेस चल रही है बच्चे को सीखने सिखाने की, उस प्रोसेस के दौरान ही आप क्या कर रहे हो, बच्चे को इवेल्युएट भी कर रहे हो। क्लास के दौरान जब आप फॉर्मल असेसमेंट होता है तो फॉर्मल असेसमेंट में बच्चे के आप फीडबैक देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप बच्चे को इवेल्युएट भी कर रहे हो। उस समय पर मन ही मन आपको पता चल रहा है कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में कैसा है। ठीक, तो देखिए इसके अंदर लर्निंग भी शामिल होगा, इसके अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट भी शामिल होगा, इसके अंदर समेटिव असेसमेंट भी शामिल होगा। तो कॉन्टिन्यूअस के अंदर ये तीनों आते हैं। देखिए, फॉर्मेटिव का वेटेज रहता है 40%। आपने देखा होगा FA1, FA2, FA3 और FA4 ये 10-10% की इनकी मार्किंग जुड़ती है फाइनल एग्जाम में, और जबकि हमें SA1 और SA2 की बात करूं तो ये होते हैं आपके 30% के, है ना। तो ये कुल मिलाकर ये बनते हैं आपके समेटिव वाले 60%। जो आप FA1 FA2 कहते हो, क्या है ये? FA1 मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट और SA1 मतलब होता है समेटिव असेसमेंट फर्स्ट, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें हमने पहले ही देख लिया था कि वो आपकी क्वालिटी पर बात करता है, जबकि आपका समेटिव असेसमेंट होता है वो क्वांटिटी पर बात करता है, क्योंकि उसमें आप नंबर देते हो बच्चे को, आप ग्रेड देते हो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और असेसमेंट एज लर्निंग भी किसी का पार्ट है, ये भी फॉर्मेटिव का ही पार्ट है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। फिर हम आते हैं कॉम्प्रहेंसिव पे। देखिए, कॉम्प्रहेंसिव 2 प्रकार का होता है। पहला है आपका स्कोलेस्टिक, दूसरा है आपका कोस्कोलेस्टिक। स्कोलेस्टिक में आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड, भाई आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, क्या है उसमें? भाई बच्चे के कॉग्निटिव डोमेन को वहां पर टेस्ट किया जाता है कि बच्चा एग्जाम में कैसे परफॉर्म कर रहा है, बच्चे के FA1 में कितने मार्क्स आए थे, बच्चे के SA1 में कितने मार्क्स आए थे। तो इस तरह का जो इवेल्युएशन होता है वो होता है आपका स्कोलेस्टिक में। और अगर मैं बात करूं बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज की, तो ये सब आ जाएगी आपकी को स्कोलेस्टिक इवेल्युएशन में। इसमें आप बच्चे की वैल्यूज को जज करोगे, बच्चे के आर्ट, वर्क, लाइफ, स्किल, स्पोर्ट, एटीट्यूड, तो इन सारी चीजों को आप जज करते हो। उसमें आप देखते हो कि बच्चे किस तरीके से सोच पा रहे हैं, यानी कि बच्चे की थिंकिंग प्रोसीजर क्या है, बच्चे व्यवहार कैसे कर रहे हैं, है ना, बच्चे टीचर की रेस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, टीचर का कहना बच्चे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, बड़ों का आदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो को करिकुलर एक्टिविटीज है
अगर स्कूल में स्पोर्ट्स हो रहा है तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सब हम कॉम्प्रहेंसिव के माध्यम से इवेल्युएट करते हैं। तो आई होप आपको ये ब्रॉडर टर्म जो है काफी इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका कॉम्प्रहेंसिव, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन। ये देखिए यहां पर बताया है इन्होंने, स्कॉलिस्टिक के अंदर आप बच्चे की एकेडमिक्स को चेक करते हो, आप वर्क एक्सपीरियंस को देखते हो, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पर आप बात करते हो, आर्ट एजुकेशन, और को स्कॉलिस्टिक में आपके लाइफ स्किल्स, एटीट्यूड एंड वैल्यूज, आउटडोर एक्टिविटीज। तो ये सारी की सारी आपकी को स्कॉलिस्टिक में आएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक और टर्म है SBA, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट। ये क्या होता है? It is embedded in the teaching and learning process in the school itself. It is conducted by the students' own teacher. Here in SBA, all aspects of evaluation are decided by the school, such as teachers, learners, and other participants of school. भाई आप मुझे ये बताइए कि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, तो बोर्ड एग्जाम यानी कि अगर मैं बात करूं 12th एग्जाम की, तो 12th एग्जाम में आपका इवेल्यूशन कौन करता है? 12th एग्जाम यानी कि 12th की जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें आपका इवेल्यूशन वे टीचर करते हैं जो आपको ना तो जानते हैं ना आप उन टीचर को जानते हैं। तो भला आप क्या ये बताइए कि वो आपका क्या अच्छे से इवेल्यूशन कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए SBA का कॉन्सेप्ट लाया गया, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि आपको मात्र वही टीचर इवेल्युएट करेंगे, आपको वही टीचर जज कर सकते हैं जो आपके खुद के स्कूल के टीचर हैं, जो आपको डेली पढ़ाते हैं, जो जिनके कांटेक्ट में आप डेली आते हैं। तो ये होता है SBA, यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट। इसमें आपके खुद के टीचर, ऑन टीचर है ना, स्टूडेंट्स ऑन टीचर जो है उनके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है और वो बच्चों को जज करते हैं। फिर आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये क्या होता है? देखिए मान लीजिए किसी टीचर ने टेस्ट लिया बच्चे का, है ना, 10th क्लास के बच्चे का किसी टीचर ने टेस्ट लिया जनवरी के महीने में, फिर वही टेस्ट, सेम टेस्ट टीचर ने फरवरी के मंथ में ले लिया। अब फरवरी के मंथ में वही बच्चे 10th के जिन्होंने जनवरी में टेस्ट दिया था वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये तो गलत है ना। यानी कि आप जो है कि प्रॉपर तरीके से बच्चे को क्या नहीं कर पाए, यानी कि बच्चे जो है वो अपनी वैलिडिटी को फुलफिल नहीं कर पाए। ए टेस्ट इज सेड टू बी वैलिड इफ इट इज टेस्टेड व्हाट इट इंटेंडेड टू मेजर। आप जो बच्चे को मेजर करना चाह रहे हो, आप भाई ये मेजर करना चाह रहे हो कि मैं बच्चे को सिखा पाया या नहीं सिखा पाया। एक महीने के अंदर अंदर बच्चे अगर जो जनवरी में उनने उस टेस्ट में उनका रिजल्ट आया था उससे अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब यह है कि आपका जो टेस्ट है वो फेल हो गया। भाई आप जो मेजर करना चाह रहे थे वो मेजर कर ही नहीं पाए आप। और एक टर्म होता है आपका रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है? इफ ए टेस्ट इज कंसिस्टेंट इन इट्स रिजल्ट देन इट इज रिलायबल टेस्ट। अगर मान लीजिए एक ही टेस्ट बार बार ले रहा है कोई टीचर तो वो रिलायबिलिटी चेक करता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये दो टर्म होते हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, इनसे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं जो इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहला आपका प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। देखिए यहां पर आपसे समेटिव इवैल्यूएशन की ये बात कर रहे हैं, यानी कि ये बात कर रहे हैं आपसे असेसमेंट ऑफ लर्निंग की। पहचानिए क्वेश्चन को, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। ऑप्शन है टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट एंड कॉम्पिटेंस, टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर असाइनिंग ग्रेड्स, टू प्रोवाइड प्रोग्रेस रिपोर्ट टू पेरेंट्स, या फिर टू मॉनिटर लर्निंग प्रोसेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस। देखिए मॉनिटर तो हम बच्चे का फॉर्मेटिव असेसमेंट में करते हैं। भाई मॉनिटर तो फॉर्मेटिव में होता है, वहां पर बच्चे को जज नहीं किया जाता है, बच्चे को सिर्फ वहां पर फीडबैक दिया जाता है। लेकिन ये बात कर रहे हैं समेटिव की, तो समेटिव में आपके तीनों ऊपर के ऑप्शन सही होंगे, यानी कि बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आप दोगे, बच्चे को आप ग्रेड्स भी दोगे, है ना, आप बच्चे का अचीवमेंट भी देखोगे, लेकिन आप बच्चे को मॉनिटर नहीं करते। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इन्वॉल्व लर्नर्स, करिकुलम या टीचिंग ऑब्जेक्टिव, या फिर सभी। तो देखिए इवैल्यूएशन के अंदर सब कुछ इन्वॉल्व होता है, लर्नर्स भी होते हैं, करिकुलम भी होता है और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। टीचर ये देखता है ना कि बच्चे ने जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए, तो इसमें सब कुछ देखा जाता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका,
इन विच, ये इनका आई ऊपर लिखा गया है ना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्यूएशन सिस्टम इवेल्यूएशन अकर्स इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस। यहां पर आपका इनफॉर्मली की ये बात कर रहे हैं भैया, इवेल्यूएशन इनफॉर्मली कहां पर होता है बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेल्यूएशन सिस्टम इवेल्यूएशन अकर्स इनफॉर्मली ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। इवेल्यूएशन इज ए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इवेल्यूएशन थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, या फिर समेटिव इवेल्यूएशन, या लास्ट है आपका फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी आप फॉर्मल तरीके से बच्चों को इवेल्युएट कर रहे हो यानी कि आप समेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हो, लेकिन जब भी आप इनफॉर्मल तरीके से बच्चे को इवेल्युएट कर रहे हो तो ये आपका फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के अंदर आता है। ये आपको जानना है, क्योंकि फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के अंदर आप क्या करते हो भाई, फॉर्मेटिव इवेल्यूएशन के अंदर आप फॉर्मल तरीके से बच्चे को मेजर करते हो, आप फॉर्मल तरीके से बच्चे को फीडबैक देते हो, लेकिन आप इनफॉर्मल तरीके से बच्चे को वहां पर इवेल्युएट भी करते रहते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टेस्ट if a teacher repeatedly administer it on the children of the same age group in order to find out the consistency of test score, he is looking for the test। ये देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मान लीजिए टीचर सेम एज ग्रुप के बच्चे पर बार बार एक ही टेस्ट को टेस्ट कर रहा है, तो वो क्या चेक करना चाह रहा है? तो टीचर यहां पर रिलायबिलिटी चेक करना चाह रहा है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन इज, क्या पर्पस है इवेल्युएशन का? टू लेबल चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन, टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड रेमेडिएशन, या फिर टू डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम एरियाज, या फिर टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द एक्सटेंट to which we have been successful in imparting education for a productive life। भैया कभी भी आपको बच्चे को लेबल तो करना ही नहीं है, बच्चे को कैसा भी आपको लेबल नहीं देना है, ना तो उसको स्लो लर्नर का देना है, ना ही उसे गिफ्टेड चिल्ड्रन का देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ज्यादा अच्छा ऑप्शन है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4, टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द extent to which we have been successful in imparting education for a productive life। तो ये आपका मेन पर्पस होता है इवेल्यूएशन का। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना।